हे गाइस, दिस इज उपेंद्र, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आपने सिस्टम लैंग्वेजेस पे काम किया है या फिर उनके बारे में कुछ भी प्रोग्रामिंग की है कभी, तो आपने ये टॉपिक जरूर सुना होगा। स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। अगर आपने सी लैंग्वेज पे काम किया है या फिर रस्ट लैंग्वेज पे काम किया है, सो आपने जरूर सीखा होगा। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी रस्ट लैंग्वेज की वीडियो सीरीज में ये टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। बट ये रस्ट लैंग्वेज के लिए नहीं है ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट किसी भी लैंग्वेज में नहीं आने वाला है। तो चलिए चलते हैं कि ये मेमोरी मैनेजमेंट है क्या। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द मेमोरी मैनेजमेंट कि कैसे आप अपने प्रोग्राम की मेमोरी मैनेज करते हो, जो कि रस्ट की जो रैम की मेमोरी यूज करता है, उससे पहले मैं आप लोगों को फ्रॉम बेसिक कैसे आपका प्रोग्राम काम कैसे करता है, आपका लैपटॉप काम कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक से बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये आपके कंप्यूटर रिसोर्सेस एकदम बेसिक से, जैसे मैंने बोला था कि आप अगर एकदम सुपर बिगनर हो तब भी ये वीडियो आपको समझ में आने वाला है। इसीलिए मैं देखिए फिर से एकदम सुपर बेसिक से लेके चल रहा हूँ कि आपका कंप्यूटर का रिसोर्स दो तरीके का होता है। एक क्या होता है, सीपीयू होता है, दूसरा मेमोरी होता है। दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है सीपीयू, दूसरा होता है मेमोरी। मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं फ्रेंड्स, एक होता है परसिस्टेंट, एक होता है वोलेटाइल। आप मेमोरी, क्योंकि हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट पे बात करने वाले हैं, तो मेमोरी का टाइप तो जानना जरूरी है। तो हमारे लैपटॉप में दो तरीके की मेमोरी होती है। अगर आप लैपटॉप काफी दिनों से यूज कर रहे हो तो आपने देखा होगा, या फिर आप एसएसडी या हार्ड ड्राइव डलवाते हो, जो कि 1 टीबी तक होता है, 1 टेराबाइट तक लोग यूज रखते हैं। और एक होता है आपका रैम। नॉर्मली 8 जीबी तक रैम अभी लोग यूज करने वाले हैं। कोई पुराने लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो 4 जीबी रैम यूज कर रहे होंगे। कोई काफी एफिशिएंट प्रोग्रामिंग के लिए यूज कर रहे हैं या फिर वीडियो एडिटिंग के लिए यूज कर रहे हो तो 16 जीबी रैम यूज कर रहे होंगे। बट दो तरीके की मेमोरी यूज होती है, ये आप सबको पता है। और आप लोगों ने बचपन से ही आप लोगों को बताया गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। आज मैं वो टॉपिक फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि आप प्रोग्रामिंग में आ गए हो, तो अब ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आएंगी और ये आपको एज अ एफिशिएंट प्रोग्रामर बनने में काफी हेल्प करेंगी। तो फ्रेंड्स, एसएसडी में आप देख रहे हो कि कुछ भी मेमोरी मैनेज करना हो, आपकी जो एसएसडी हार्ड ड्राइव में पड़ी होती है, तो आप जाते हो फाइल सिस्टम में अपने, वहां से डिलीट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। मैनुअली आप जाके खुद कर सकते हो विदाउट विद यूजिंग एनी इनपुट डिवाइस, आप कीबोर्ड से या माउस से। बट रैम की मेमोरी आपके हाथ में नहीं होती। आपने कभी देखा कि रैम में जाके कुछ डिलीट कर पाओ? आपको पता भी नहीं होता है वो मेमोरी कहाँ है, क्योंकि आपको कोई एक यूआई नहीं प्रोवाइड कराया आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, जिससे आप रैम की मेमोरी यूज कर सको या फिर देख सको। आप केवल टर्मिनल से उसको एक्सेस कर सकते हैं और प्रोग्राम के वजह से। और ये ऐसा करवाया ऑपरेटिंग सिस्टम ने, इसलिए किया क्योंकि एज अ नॉर्मल लैपटॉप यूजर आपको उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आपको जो भी स्टोर करना है आप हार्ड डिस्क में ही स्टोर करोगे। रैम की मेमोरी होती है प्रोग्राम को रन करने के लिए। जो आपका लैपटॉप में प्रोग्राम चल रहे होते हैं, आप कोई गेम डाउनलोड करके खेल रहे हो, ठीक है, जब आप कोई गेम खेलते हो देखते हो आपका काफी ज्यादा रैम यूज कर रहा होता है। ठीक है, आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हो रैम कौन सा प्रोग्राम ज्यादा यूज कर रहा है। जैसे आपका क्रोम ब्राउजर काफी ज्यादा रैम यूज करता है, तो वो सारा रैम मैनेज करता है। रैम का मैनेजमेंट जो होता है, रैम की जो मेमोरी यूज होती है, वो आपका प्रोग्राम जो चल रहा होता है, जब आपके लैपटॉप में कोई प्रोग्राम चलाते हो तो यूज कर रहा होता है। आपके हाथ में डायरेक्टली आप उसको मैनुअली नहीं यूज कर सकते। सो फ्रेंड्स, सो प्रोग्राम जो है वो किस मेमोरी पे चल रहा है? आपने देखा रैम पे चल रहा है, ना कि हार्ड डिस्क की मेमोरी पे। तो इसीलिए हम लोग आज के सेक्शन में रैम को अच्छे से समझने वाले हैं कि उसकी मेमोरी कैसे किस सेक्शन में डिवाइड होती है, कैसे मैनेज होती है। पर उससे पहले मैं इन दोनों के बेसिक डिफरेंस को ये बता दूं कि आपने सुना होगा कि जो ये परसिस्टेंट मेमोरी होती है, या फिर जो हमारी हार्ड ड्राइव मेमोरी, जिस उसमें जो कुछ सेव कर देते हैं हम, वो जब भी बंद करते हैं और लैपटॉप फिर से स्विच ऑन करते हैं तो वो वहां पे एग्जिस्ट, वो परसिस्ट करता है, इसीलिए इसको परसिस्टेंट मेमोरी कहते हैं। तो कुछ भी हमें प्रोग्राम खत्म होने के बाद ऐसा कोई डाटा जो प्रोग्राम हमारा क्लोज करने के बाद भी एग्जिस्ट करे, परसिस्ट करे, ऐसे डाटे को हम लोग कहाँ पे रखते हैं? हार्ड डिस्क में रखते हैं। रैम में प्रोग्राम उन सारे वैल्यूज को रखता है जो प्रोग्राम को चलाने के लिए, प्रोग्राम को कैलकुलेशन में, लॉजिक्स को रन करने में हेल्प करती है, ना कि उसको प्रोग्राम क्लोज होने के बाद उस मेमोरी को चाहिए होता है। तो प्रोग्राम, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप अपनी फोटो एडिट करने गए, ठीक है, आपने प्रोग्राम ऑन कर लिया फोटो एडिटर का, पेंट ले लिया जैसे, ओके, पेंट में आप अपनी फोटो एडिट कर रहे हो। सो अभी प्रोग्राम, अब वो फोटो आप कहाँ से दोगे? पेंट का प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ उसमें आपको फोटो अपनी डालनी होगी, वो कहाँ से लाओगे? क्योंकि वो परसिस्टेंट है ना। फोटो जो है वो पहले से आपके लैपटॉप में पड़ी हो परसिस्टेंट, तो वो आप हार्ड डिस्क से दोगे। जो चीज आपके प्रोग्राम को परसिस्ट करने वाला डाटा चाहिए होगा, जो प्रोग्राम को क्लोज होने के बाद भी हो, तो वो कहाँ पे सेव होता है? वो हार्ड डिस्क में। तो आपने फोटो अपनी डाली, वो गया आपके प्रोग्राम में, जब डालते हो तो वो फोटो अब जाती है रैम में। प्रोग्राम जो स्पेस का यूज कर रहा होगा रैम में, वो फोटो भी उसमें जाएगी। अब फोटोज में आप काफी सारे चेंजेस करते हो, बहुत सारे स्टेप्स में आप बैक जा सकते हो, उसको रीडू कर सकते हो, अंडू कर सकते हो। ये सारी चीजें कर सकते हो तब तक जब तक आपका वो प्रोग्राम चल रहा है। अगर आपने वो प्रोग्राम क्लोज कर दिया, ठीक है, आपने वो पेंट में जो फोटो एडिट कर रहे थे उसको क्लोज करने जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन देता है कि क्या आप इसे सेव करना चाहते हो, बिकॉज आप बिना सेव किए अगर आपने इसको क्लोज कर दिया तो आपने जो भी चेंजेस किए वो सारे चले जाएंगे। वो सारे चेंजेस में आप आगे पीछे तब तक जा सकते हो जब तक वो पेंट का प्रोग्राम चल रहा है।
जैसे ही वो क्लोज किया आपने, वो आप अब आगे पीछे नहीं जा सकते, वो सारे चेंजेस तुरंत उड़ जाएँगे। इसीलिए हम इसको कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। जब तक आप प्रोग्राम चलता है तब तक वो मेमोरी स्टोर होती है, वो सारे चेंजेस रहते हैं। नहीं, जैसे आप उसको क्लोज करने जाते हो वो कहता है या फिर इसको सेव कर लो, और वो अगर आप उसे सेव करते हो तो किसमें चला जाता है, फिर से हार्ड डिस्क में, जो आपकी फोटो जहाँ पे सेव थी उसमें वो सारे चेंजेस सेव हो जाते हैं। अगर आप उसे सेव नहीं करते हो और क्लोज कर देते हो तो वो सारे चेंजेस उड़ जाते हैं। तो रैम का काम आप लोगों को अगर मैं समझाऊँ, तब तक है जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है, उसमें जो चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं, जो भी लॉजिक्स चल रहे हैं, उसमें वैल्यू स्टोर हो रही है, यूज़ हो रही है, वहाँ पे हो रहा है। अभी मैं जब आपको प्रोग्राम का एग्ज़ाम्पल दिखाऊँगा तो वहाँ पे एग्ज़ैक्टली आपको समझ में आएगा कि कैसे वो डाटा यूज़ हो रहा है। बट अभी के लिए आप समझ लो कि रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस होता है, वोलेटाइल होती है उसकी मेमोरी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है। आपको भी पता है कि जो एसएसडी है आपकी 3000 की आती है, और रैम जो कि काफ़ी 1 टीबी तक हो सकती है, 3 से 4000 की मिलेगी, और वहीं रैम आपको उससे ज़्यादा महँगी मिलेगी और केवल 4 8 जीबी होती है। तो ये मेमोरी काफ़ी फास्ट होती है, 1000 टाइम्स फास्ट होती है रैम एसएसडी से, ठीक है? और क्योंकि काफ़ी महँगी होती है इसलिए हमें काफ़ी छोटा इसमें यूज़ करते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है, और एसएसडी भी हम उतनी फास्ट यूज़ कर सकते हैं, बट वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी आपके लिए। दूसरा होता है स्कार्सिटी, स्पेस का स्कार्सिटी होता है, रैम की स्पेस काफ़ी कम होती है, एसएसडी का अबंडेंट होता है। तीसरा होता है आपका यूज़ ड्यूरिंग प्रोग्राम एक्जीक्यूशन, यूज़ ड्यूरिंग पर्सिस्टेंट डाटा। तो इसीलिए 2 तरीके की मेमोरीज़ हमारी बनाई गई। एक जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव हो, तो जो डाटा हमारे प्रोग्राम से आए हम यहाँ पे स्टोर करके रख सकें, बट एट द टाइम ऑफ एक्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जिसमें काफ़ी फास्ट मेमोरी चाहिए होती है प्रोग्राम के लिए, वहाँ पे हम रैम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसलिए 2 पार्ट में हम लोग मेमोरी यूज़ करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें दोस्तों। और कुछ भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट में अभी लिख दें, मैं सारे रिप्लाई करूंगा या फिर एक वीडियो उस पे बना दूंगा। अभी दोस्तों आगे चलते हैं। ये मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाया है रैम का। रैम की मेमोरी दिखती कैसे? तो फ्रेंड्स, रैम 3 पार्ट में होता है, जो हमारा आज का टॉपिक था, स्टैक, हीप एंड स्टैटिक। दोस्तों स्टैटिक क्या होता है, इसको मैं और अच्छे से दिखाऊं, ठीक है? एक मैंने यहाँ पे फोटो डाली हुई है। अब आप देख सकते हैं जो स्टैटिक वाला पार्ट है मेमोरी का, इसमें प्रोग्राम बाइनरी, स्टैटिक वेरिएबल एंड स्ट्रिंग लिटरल्स आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ? स्टैटिक में प्रोग्राम बाइनरी आती है। आप लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्रोग्राम बाइनरी आती है सबसे पहले पार्ट। तो ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाया कि आपका प्रोग्राम एक्चुअली जब आप क्लिक करते हो, आप कोई गेम ओपन करते हो लैपटॉप में, तो एक्चुअली में पीछे से होता क्या है? मैं बहुत बेसिक से ले जाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट आपको हर स्टेप्स बहुत अच्छे से बताना चाह रहा हूँ। आपने प्रोग्राम ऑन किया, आपने गेम का प्रोग्राम रन किया, तो क्या होगा, वो जो गेम आप जब इंस्टॉल कर रहे थे तो एक्चुअली में वो गेम की फाइल, या फिर आपने पेंट का प्रोग्राम रन किया, तो प्रोग्राम जब आप पेंट इंस्टॉल करते हो तो उसकी एक बाइनरी फाइल होती है। प्रोग्राम जिसमें वो पड़ा होता है, वो आपके लैपटॉप में आके आपके हार्ड डिस्क में सेव हो जाती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। आप जैसे उस पे क्लिक करते हो, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उसको पता चल जाता है, उसको पता होता है प्रोग्राम टाइप की फाइल्स कौन सी है और नॉर्मल वीडियोस और आपकी फोटोज कौन सी है। तो वो पर्टिकुलर प्रोग्राम वाली वो फाइल्स उसको पता चल जाती है, वो प्रोग्राम वाली फाइल्स को कहाँ भेजता है, पहले उसको रैम में भेजता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको हार्ड डिस्क उठा के रैम में लाता है, क्योंकि अभी हमें उस प्रोग्राम को रन करने की जरूरत है, और प्रोग्राम रन होता है काफी हाई स्पीड, रैम उसको चाहिए होती है, नहीं तो प्रोग्राम काफी स्लो चलेगा। तो दैट्स वाई उसको उठा के लाएगा रैम में। ठीक है दोस्तों, तो रैम में वो जो लेके आता है वो उसको डालता है रैम के एक सेक्शन में, उस सेक्शन को बोलते हैं स्टैटिक मेमोरी, और उसको हम लोग प्रोग्राम डाटा मेमोरी भी बोलते हैं। तो स्टैटिक मेमोरी के काफी सारे नाम आप सुनने को मिलेगा आपको, ठीक है? आप कंफ्यूज मत होइएगा, दूसरे वीडियोस में देखेंगे उसको डाटा, प्रोग्राम डाटा भी बोल देते हैं, ठीक है? लेकिन केवल इसमें प्रोग्राम डाटा नहीं होता है, और भी चीज़ें होती हैं, दैट्स व्हाई इसको मैंने स्टैटिक नाम दिया जो इसका यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, आपका आएगा कहाँ पे? स्टैटिक में प्रोग्राम बाइनरी आपकी स्टैटिक में आ गई। अब प्रोग्राम बाइनरी में आपके सब कुछ पड़ा हुआ होता है कि भाई यहाँ से आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, इस लाइन से इसको रन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो उस एनवायरनमेंट में वो चीजें रन करना स्टार्ट हो जाएंगी, और क्योंकि आपका प्रोसेसर काफी फास्ट काम करता है, और इसीलिए वो रैम की मेमोरी को एक्सेस कर पाएगा फास्ट, उसको फास्ट कंपेटेबल मेमोरी चाहिए। अब वो प्रोग्राम फाइल आपकी रैम में पड़ी है और उसको रन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है? अब वो प्रोग्राम की बाइनरी कैसे रन होती है वो तो हम लोग जाके एक प्रोग्राम में ही देख सकते हैं। बट क्योंकि आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसा होता है, मैं आप लोगों को एक बार ये ओवरव्यू दिखा दूं। तो फ्रेंड्स, काफी सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं आपके लैपटॉप में, एक से ज्यादा एक समय पे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिखा रखा है प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4। सारे प्रोग्राम की मेमोरीज जो होती हैं, जो रैम यूज कर रहा होता है, वो 3 ही सेक्शंस में होती हैं। एक होती है स्टैटिक, एक होती है हीप, एक होती है स्टैक। 3 ही तरीके की मेमोरी बेसिकली होती हैं, और वो लाइक रैम यूज़ कर रही होती है जितना उनको चाहिए होता है, और वो रैम यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी खाली है और भी प्रोग्राम चल सकते हैं, ठीक है? और एक लेवल आएगा, जैसे 10 प्रोग्राम चलने लगे, फिर आपका रैम कंप्लीटली फुल हो जाता है, तो आपका लैपटॉप हैंग करने लगता है। तो इस तरीके से आपके सारे प्रोग्राम्स आपके रैम में पड़े होते हैं, और ये 3 सेक्शंस में होते हैं। अभी दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक प्रोग्राम, जिससे आपको आगे का स्टेप समझ में आएँगे कि कैसे ये सारी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ।
तो फ्रेंड्स ये एक मैंने रस्ट का सिंपल सा प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने लेक्चर्स में कभी स्टैटिक मेमोरी के बारे में नहीं पढ़ा, ठीक है। स्टैटिक मेमोरी आपकी क्या होती है? क्योंकि हम लोगों ने जो भी कोड लिखा वो मेन फंक्शन के अंदर लिखा। फ्रेंड्स मेन फंक्शन के बाहर एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, इनको हम लोग ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। रस्ट में हमें स्टैटिक वेरिएबल बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी बोलते हैं। ये क्या है? ये सारे फंक्शंस के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। अभी तक क्या होता था, अगर आपने मेन में कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसको आप यहाँ दूसरे फंक्शन, अगर आपने एक, मैंने आप लोगों को बताया था फंक्शन क्या होता है, एक कोड ब्लॉक होता है। तो कोड ब्लॉक की एक बाउंड्री होती है, इस बाउंड्री को देख रहे हैं। अगर कोई वेरिएबल इसके अंदर आपने डाल दिया है तो वो आप दूसरी बाउंड्री में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। इस वाली बाउंड्री में एक्सेस नहीं कर सकते। बट ये दूसरा फंक्शन इंक्रीमेंट अकाउंट है। बट फ्रेंड्स इसीलिए हम लोग कुछ ऐसे वेरिएबल जिनको हमें ग्लोबली पूरे प्रोग्राम में रन करना होता है, हमें पूरा प्रोग्राम जब रन करता है तो जरूरत होती है, उनको हम लोग बाहर डाल देते हैं मेन फंक्शन के बाहर, और इन्हें हम बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। इनको लिखने के दो तरीके हैं, आप देख सकते हैं, एक होता है कॉन्स्ट टाइप, एक होता है स्टैटिक टाइप। दो तरीके से हम लिखते हैं इसमें लेट नहीं यूज करते हैं, कॉन्स्ट यूज करते हैं। तो कॉन्स्ट आपको पता है उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती, तो ऐसा ग्लोबल वेरिएबल जिसकी वैल्यू आपको कभी चेंज नहीं करनी है, जिसकी वैल्यू कभी अपडेट नहीं करनी है। लाइक पाई की वैल्यू, तो आपको पता है अगर आप रेडियस का सर्किल का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पाई की वैल्यू पड़ती है, नीड पड़ती है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपका अगर बहुत सारा ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे एरिया को कैलकुलेट करना है, तो आप बेहतर क्या समझोगे, उसको बार बार, लाइक ठीक है, अगर हर फंक्शन में मुझे एरिया कैलकुलेट करना होता है डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंट टाइप से, तो मुझे बार बार वो पाई की वैल्यू हर फंक्शन में लिखनी पड़ रही होती, क्योंकि ये एक फंक्शन में लिखने के बाद उस बाउंड्री के बाहर, उस स्कोप के बाद वो उसको यूज नहीं कर सकता। सो फॉर दैट इन्होंने क्या, हमें ग्लोबल वेरिएबल्स यूज करते हैं और उन्हें स्टैटिक वेरिएबल भी बोलते हैं। तो कॉन्स्ट टाइप का, क्योंकि ये कांस्टेंट रहने वाला है, हमने इसको पाई बना दिया, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काउंट जो हमने लिखा है ये म्यूटेबल है, ठीक है। अगर इसको हम इम्यूटेबल कर देंगे तो ये भी कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा। आप कहोगे कि इसको कांस्ट क्यों लिखा है, इसको इम्यूटेबिलिटी हटा दो और जिसमें स्टैटिक लिख दोगे वो कभी चेंज नहीं हो सकता। बट क्योंकि प्रोग्रामर को समझना पड़ता है कि इसको हमेशा कांस्ट ही रखना है। गलती से म्यूट जो है, इसको अगर कोई आके म्यूटेबल बना देगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, बट यहाँ पे कांस्ट की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो जो वैल्यूज हमें स्टोर करानी हो, अभी आप देख सकते हैं जो मैंने स्टैटिक टाइप का दूसरा काउंट बनाया है, इसकी वैल्यूज को हम लोग अलग अलग फंक्शंस में फेच कर रहे हैं। मैंने मेन फंक्शन में भी फेच किया, मैंने इंक्रीमेंट काउंट में भी फेच किया। बट अगर इसको हम लोग वहां ना डाल के किसी फंक्शन के स्कोप के अंदर लिखा होता है, लाइक यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी होती, ठीक है, तो ये एरर दे देता। लेट मी शो यू। अगर मैं इसको यहाँ पे देना चाहूँ मेन फंक्शन में, तो ये यहाँ पे काउंट इसको नहीं मिल रहा, आप देख सकते हैं इसको काउंट नहीं मिल रहा, कैन नॉट फाइंड काउंट, ठीक है। सो फ्रेंड्स इसीलिए हमें दो बार अलग अलग फंक्शन में यहाँ पर फिर से काउंट को डिस्क्राइब करना पड़ता है, उसके लिए अलग मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। दैट्स वाई हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने आप लोगों को दिखाया था कि स्टैटिक जो तीन तरीके की मेमोरीज होती है, एक स्टैटिक, एक हीप, एक स्टैक होती है। लेट मी शो यू अगेन। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक मेमोरी होती है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक होता है प्रोग्राम की बाइनरी आती है, दूसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल्स आते हैं। तो वो स्ट्रिंग, लिटरल, स्टैटिक वेरिएबल्स, ये दोस्तों यही है। ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ये सारे आपके प्रोग्राम के साथ आते हैं, क्योंकि जब आपका प्रोग्राम मेन फंक्शन रन करता है, उसके बाद प्रोग्राम आएगा, आपका प्रोग्राम रन करना स्टार्ट करेगा, वो मेन से स्टार्ट करेगा ना। उसके बाहर की चीजें, जैसे मैंने कहा, जब प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट मेन ही होता है, मेन से हम लोग फ्लो एक्सेस करते हैं, दूसरे फंक्शंस को एक्सेस करते हैं, बट प्रोग्राम केवल आपका यहाँ से स्टार्ट करेगा, इसी लाइन में चलेगा। अब मेन के बाहर जो चीजें पड़ी हैं वो कैसे स्टोर होंगी, तो इसीलिए ये, क्योंकि प्रोग्राम के बाहर ही पड़ी, मेन फंक्शन के बाहर पड़ी हैं, तो इनको ग्लोबली यहाँ पे स्टैटिक मेमोरी में जाके स्टोर कर दिया जाता है, जिससे कोई भी फंक्शन इसको यूज करना चाहे तो वो वहीं से डायरेक्ट उसको फेच कर सके। अभी जब मैं आप लोगों को और प्रोग्राम आगे दिखाने जाऊंगा कि कैसे स्टैक काम करता है, कैसे हीप काम करता है, तब आपको ये चीजें ज्यादा अच्छे से, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। अब फ्रेंड्स मैं आप लोगों को आगे ले चलूं उससे पहले आप लोगों को तीनों मेमोरी टाइप में डिफरेंसेस बता देता हूं दोस्तों। अब पहले तो ये था कि हार्डवेयर की लिमिटेशंस थी, ठीक है। हार्ड डिस्क आपका स्लो था, ये फास्ट था, तो हार्डवेयर की लिमिटेशंस थी। अभी आप कहोगे इसमें हम लोगों ने तीन सेक्शन क्यों बना दी, क्योंकि रैम की जो हार्डवेयर है वो तो सेम ही है। अभी यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट का डिफरेंस है। आपकी मेमोरी फास्ट होगी या स्लो होगी, वो उसको आप मैनेज कैसे कर रहे हो, उस हार्डवेयर में मेमोरी सेव करने का जो तरीका, आपने जो रूल्स बना रखे हैं मेमोरी मैनेज करने के, वो कैसे हैं, उस हिसाब से भी उसको फास्ट और स्लो बनाता है। अभी प्रोग्राम को रन करने के लिए वो रैम की मेमोरी में चीजें सेव कैसे कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम लोग फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं दोस्तों।
कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये तीनों मेमोरी में डिफरेंसेस क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टैक में क्या होता है, फंक्शन के आर्गुमेंट्स आते हैं, जो भी आप फंक्शन कॉल करते हो, जैसे आपका मेन फंक्शन था, उसके बाद इंक्रीमेंट फंक्शन था, वो सारे स्टैक में आते हैं। लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने बताया ग्लोबल जो वेरिएबल्स थे वो ये वाले थे, स्टैटिक वेरिएबल्स। अब जो लोकल फंक्शन के अंदर आपके वेरिएबल्स, आपने लेट एक्स ले लिया, लेट वाई ले रखा, वो सारा आपका स्टैक में आके सेव होता है। नोन साइज एट कंपाइल टाइम। तो दोस्तों इसमें बताया लोकल वेरिएबल जिनका साइज जो हो वो नोन हो, कंपाइलेशन के समय आपको पता हो किस साइज का आपको यूज करना है। जैसे आपको पता है i30 u32 जितने भी प्रिमिटिव टाइप थे, या फिर हमारी जो एरेज थी वो आपको पता है रस्ट में फिक्स टाइप की होती हैं। एरे का साइज जो होता है रस्ट में फिक्स होता है, आपका टपल का साइज जो होता है फिक्स होता है। तो ये सारे डाटा टाइप जिनका साइज फिक्स है, कंपाइलेशन टाइम में पता है कि उसको कितना कंपाइल करते समय प्रोग्राम कितना मेमोरी एलोकेट करेगा, कंपाइलर बता सकता है उसको। ऐसे टाइप्स हमारे स्टैक में आते हैं, ठीक है दोस्तों। और दूसरा हीप क्या होता है, वैल्यू दैट लिव्स बियॉन्ड द फंक्शन लाइफ टाइम। अब कुछ ऐसी वैल्यूज जो फंक्शन लाइफ टाइम के बियॉन्ड भी रुकना, आप चाहते हो कि वो वैल्यूज फंक्शन के अंदर ही ना, उसके बाद भी वो वैल्यू एग्जिस्ट करें, ऐसी वैल्यूज के लिए यहाँ पे हीप आता है। अभी आप कहोगे कि यार ऐसा ही तो हमारा स्टैटिक वेरिएबल था। इन दोनों में डिफरेंस है, मैं आपको प्रोग्राम जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा क्या डिफरेंस है। वैल्यू एक्सेस बाय मल्टी थ्रेड्स, लार्ज वैल्यूज जो काफी बड़ी बड़ी वैल्यूज होती हैं, जिनका साइज काफी ज्यादा होता है, क्योंकि स्टैक का साइज काफी लिमिटेड होता है दोस्तों, और हीप का साइज बहुत ज्यादा होता है। मैं अभी आगे बताऊंगा। अननोन साइज एट कंपाइल टाइम, और कुछ ऐसी वैल्यू जिनका साइज अननोन है। जैसे आपको पता है स्ट्रिंग जो होता है रस्ट में, उसका साइज नोन नहीं होता है, अननोन होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। ऐसे हमारा क्या होता है, दूसरा दूसरा हमारा होता है दोस्तों वेक्टर। वेक्टर्स जो होते हैं उनका साइज बढ़ा घटा भी सकते हैं, उनके डायनामिक साइज होते हैं। तो ऐसी चीजें हम लोग हीप में स्टोर करते हैं। इनका आपने साइज के डिफरेंस देख सकते हैं कि इनका जो साइज होता है वो डायनेमिक होता है। स्टेक का साइज जो होता है डायनेमिक होता है, बट इसकी अपर लिमिट फिक्स होती है कि स्टेक जो है, हर प्रोग्राम का जो स्टेक होता है वो डिपेंड करता है उसकी स्टेक की लिमिट क्या होगी, कितनी मेमोरी इसमें स्टोर करा सकते हैं। तो जो एक प्रोग्राम आप स्टार्ट करते हो तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मेमोरी प्रोवाइड करता है रैम में। तो हीप तो आप जितनी चाहो वो बाद में मांग सकते हो ऑपरेटिंग सिस्टम से, जितना बढ़ता चला जाता है। बट स्टेक की जो मेमोरी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, स्टेक सेक्शन, उसमें वो कहता है कि भाई लिमिट है। ये जो स्टेक आएगा उसकी एक अपर लिमिट होती है कि 3 GB, सॉरी 3 GB, 3 MB 4 MB, जैसा आपका लैपटॉप होगा, लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से होता है कि लैपटॉप कितना पावरफुल है, उस हिसाब से वो आपको स्टेक की मेमोरी प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उसकी एक अपर लिमिट होती है, उसके ऊपर अगर आपकी मेमोरी यूज करने लगा तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, आपका प्रोग्राम वहां पे रुक जाएगा, एरर आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं हीप का साइज डायनामिक होता है, जितना चाहो आप ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग सकते हो। और स्टैटिक जो होता है उसका साइज फिक्स होता है, वो तो स्टार्टिंग में जब आपका प्रोग्राम जाएगा वहां पे जो भी वेरिएबल होगा, आप देख सकते हैं। आपने वो प्रोग्राम देखा होगा, उसमें हमने जैसे 2 वेरिएबल्स यूज किए थे, उस हिसाब से वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बाद में बढ़नी घटनी है नहीं, दैट्स वाई उसका साइज फिक्स होता है। अब लाइफ टाइम क्या होता है, स्टैक का लाइफ टाइम उसके फंक्शन के लाइफ टाइम बराबर होता है। हीप का लाइफ टाइम प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक चलेगा, या फिर डिटरमाइंड बाय प्रोग्रामर। हीप का लाइफ टाइम क्या होता है, अगर प्रोग्रामर ने उसके चाहे तो उसको प्रोग्राम खत्म होने से पहले उसको रिलीज कर सकता है, नहीं तो वो प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक हीप आपकी एलोकेटेड रहेगी। तभी वो मेमोरी लीक का एक प्रॉब्लम आप लोग सुनोगे आगे भी। एक होता है लाइफ टाइम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, तो स्टैटिक क्या होगा, वो प्रोग्राम जब आया था आपका, तो प्रोग्राम का जब बाइनरी आई थी तब तक आई थी, और जब तक आपका प्रोग्राम वो चलेगा तब तक वो ग्लोबल वेरिएबल रहना ही रहना है, क्योंकि कोई भी यूज कर सकता है। और जब वो आपका प्रोग्राम क्लोज होगा, जब आपका मेन फंक्शन क्लोज होगा, तब जाके वो वेरिएबल वहां से मेमोरी को रिलीज करेगा। तो इस मेमोरी की लाइफ टाइम क्या होती है, जब तक आपका प्रोग्राम चलता है। ठीक है, लाइफ टाइम ऑफ फंक्शन, तो स्टैक की भी लाइफ टाइम फिक्स होती है जब तक आपका फंक्शन चलेगा। जिस फंक्शन के अंदर वो जो लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक फंक्शन के अंदर कॉल किए होते हैं, तो जब तक वो फंक्शन का वेरिएबल चलेगा, जब तक वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे। बट हीप का क्या है, डिटरमाइंड बाय प्रोग्रामर। और फ्रेंड्स यहीं पे मेमोरी लीक का प्रॉब्लम आता है। हीप की जो है कब तक एक्सेस कर सकता है, कितनी मेमोरी एक्सेस करता है, सब कुछ प्रोग्रामर के हाथ में होता है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट, क्रोम एंड ऑल जितनी भी बड़ी कंपनीज है, इसके प्रोग्रामर जो हैं, जो सी में प्रोग्राम लिखते हैं, उनको उनके 70 से 80% जो एरर्स आते हैं, रन टाइम एरर्स आते हैं, वो मेमोरी मैनेजमेंट की वजह से आते हैं। और वो मेमोरी मैनेज, वो केवल हीप की मेमोरी मैनेज कर सकते हैं, बाकी सारी मेमोरी वो नहीं मैनेज कर सकते। उनकी जो मेमोरी मैनेज करना है, उनको जो डिटरमाइन करना है कि वो कब मेमोरी को रिलीज करेंगे, कितनी एक्सेस करेंगे, वो केवल हीप में कर सकते हैं। तो केवल हीप मेमोरी को सही से ना मैनेज कर पाने की वजह से गूगल के और जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं जो सी में या फिर सिस्टम प्रोग्राम्स लिखते हैं, उनके सारे एरर्स वहीं से आते हैं दोस्तों। दैट्स वाई हीप की मेमोरी मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दैट्स वाई मैं बहुत बेसिक से ये टॉपिक लेके चल रहा हूँ।
तीसरा है कि इसको क्लीन कैसे करते हैं। लाइक प्रोग्राम अभी आपने क्लोज किया तब तो ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जब आपको प्रोग्राम स्टार्ट करता है तो आपको मेमोरीज देता है, लेकिन जैसे आपने प्रोग्राम क्लोज किया तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारी मेमोरी क्लीन कर देता है और आपकी मेमोरी वापस ले लेता है। बट प्रोग्राम जब चल रहा होगा तब भी हमें लगातार मेमोरी को क्लीन करते रहने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ प्रोग्राम होते हैं दोस्तों जो लगातार चलते ही रहते हैं। जैसे आपने सर्वर्स देखे होंगे, आपने देखा होगा कि जो सर्वर्स हैं जैसे गूगल, गूगल तो 24 घंटे चलना है उसको। अगर वो मेमोरी ट्रैप करने लगा, उसने अपनी मेमोरीज को कुछ रिलीज नहीं किया, कुछ मेमोरीज ने ली उसके बाद रिलीज नहीं की, वो तो बढ़ता चला जाएगा और एक एट लास्ट सारी रैम जिस सिस्टम पे वो चल रहा होगा उसकी सारी लाइन रैम और वो सारा मेमोरी यूज कर लेगा। दैट्स व्हाई प्रोग्राम की मेमोरी चलते समय एट द टाइम ऑफ रन टाइम ऑफ प्रोग्राम उसको भी रिलीज करते समय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको कैसे मैनेज करते हैं क्लीन अप वो देखो। तो रस्ट में ऑटोमेटिक व्हेन फंक्शन रन्स रिटर्न्स, जब भी फंक्शन हम कॉल करते हैं वो उसके फंक्शन की बाउंड्री के अंदर जाके सारी चीजों को चलाता है और जैसे ही वो लास्ट में पहुंचता है वो रिटर्न देता है और तुरंत ही उसके अंदर की सारी मेमोरी को रिलीज कर देता है। तो स्टैक की मेमोरी देखिए कितना आराम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जा रही, तो वहां पे हमें लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों जो हीप की मेमोरी है वो मैनुअल है, वो बंदे को खुद रिलीज करनी पड़ती है, वो प्रोग्रामर को खुद रिलीज करनी पड़ती है। अगर वो उसने रिलीज नहीं की तो वो बंद ही रह जाएगी वहीं पे, ठीक है। और स्टैटिक भी आपको पता है ये ऑटोमेटिक होती है और इसको यूज करते समय हमें सोचना चाहिए कि कितनी हमें यूज करनी है क्योंकि ये जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ये यूज होने वाली है। तो हमें ज्यादा चीजें, ज्यादा वैल्यूज स्टैटिक और ग्लोबल वेरिएबल्स में नहीं डालनी चाहिए कि प्रोग्राम क्या काफी बड़ा स्पेस ही लेके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अगर वो बहुत ज्यादा रिपीटेडली यूज नहीं हो रही तो हमें ग्लोबल वेरिएबल को बहुत सोच कर समझ के यूज करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं एक्चुअली में प्रोग्राम में ये सारी चीजें होती कैसे हैं। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने हम लोगों ने यहाँ पे लिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं एक प्रोग्राम है मेन। सो मेन फंक्शन है, उसमें हमने एक वैल्यू ली है लेट a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 20। एंड एक और फंक्शन हमने ले रखा है ऐड नंबर्स, जो दो नंबर्स को ऐड करता है, उसको हमने उसके सम को रिजल्ट टाइप में डाल रखा है। तो ये सारी चीजें कैसे यहाँ पे मैनेज होंगी वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि आपका कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो पहले उसकी बाइनरी आती है रैम में वो जाती है डाटा सेक्शन में, सॉरी प्रोग्राम डाटा सेक्शन में और स्टैटिक सेक्शन में। और उसके बाद क्या होता है, जो अगर ये मेन के ऊपर, लाइक हम लोगों ने एग्जांपल में कुछ नहीं लिया है, मेन के ऊपर कुछ स्टैटिक वेरिएबल्स हम लोगों ने डिफाइन किए होते तो वो भी जाके वहां पे स्टोर हो जाती है। अब स्टैटिक वाले सेक्शंस में वो सारी चीजें स्टोर हो गई, फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपके उस प्रोग्राम की बाइनरी को चलाना स्टार्ट करेगा। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था रस्ट में या फिर किसी भी प्रोग्राम में उसका एक एंट्री पॉइंट होता है। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अधिकतर में आप लोगों ने देखा होगा एक मैन फंक्शन होता है जो कि आपके प्रोग्राम के सारे सब कुछ एक्सेस करता है, आपके प्रोग्राम के फ्लो को मैनेज करता है। तो वो कैसे करता है हम लोगों ने काफी बार देख रखा है। तो दोस्तों वो मेन फंक्शन क्या होता है, ये एक्चुअली एक यहाँ से यहाँ तक ये बाउंड्री है, एक कोड का ब्लॉक है जिसको नाम दिया गया है मेन फंक्शन। तो आपका पूरा प्रोग्राम इसी लाइंस में, इन्हीं लाइंस में आपका उसका फ्लो मैनेज होने वाला है। और उसको हम लोगों ने नाम दे रखा है मेन, और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होता है कि मेन नाम से जो फंक्शन होगा वही आपका एंट्री पॉइंट है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा यहाँ आएगा और इसके अंदर आएगा। वो पहली लाइन को जैसे ही रन कराएगा दोस्तों, उसको चाहिए, उसको उसने रन कराया लेट a इक्वल टू 10। तो दोस्तों पहला जो उसने एंट्री पॉइंट है वो मेन। तो आपके स्टेक की यहाँ पे मैंने केवल आपको मैं दिखा दूं हमने तीन तरह की मेमोरीज बना रखी हैं। पहले मैं आप लोगों को स्टेक कैसे होता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेक से ही होती है, तो स्टेक का दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे स्टेक मेमोरी ली है। तो सबसे पहले प्रोग्राम में जो आपका मेन होता है वो स्टेक मेमोरी में आता है। एक्चुअली वो मैंने स्टैटिक मेमोरी यूज करना आपको दिखा दिया, दूसरा जो नंबर आता है वो स्टेक मेमोरी का ही आता है। तो स्टेक मेमोरी में पहला आपका मेन का फंक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है दोस्तों। मेन के फंक्शन के अंदर आते ही उसको पहला वेरिएबल डिफाइन करना है लेट a इक्वल टू 10। तो इसने एक वेरिएबल a इक्वल टू 10 बाइट, जो 10 है U8 टाइप की 8 बाइट्स का मेमोरी यहाँ पे इसको दे दी, ठीक है। a वेरिएबल्स को 8 इसने क्या दे दी, 10 जो वैल्यू है ये सेव करा दी। और अगर हमने इसको U8 टाइप की दी होती तो उसने 8 बाइट का यहाँ पे स्पेस दे दिया होता, ठीक है। वो यूज कितना कर रहा है नहीं पता, लेकिन वो ब्लॉक उतना उसको दे देता है। देन बी आया, आपने बी यहाँ पे कराया तो इसने बी को भी एक स्पेस दे दिया। और उसके बाद आपने एक तीसरा वेरिएबल लिया लेट सम, जो क्या करा रहा है, इसकी वैल्यू को ऐड करा रहा है इन दोनों की वैल्यूज को, और वहां पे उसको स्टोर करा देता है। तो जो ये सम की वैल्यू आएगी वो इस ऐड होने के बाद, जो ए और वैल्यू बी की वैल्यू को सेव कराने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सम में स्टोर हो जाएगी मेन में, ठीक है दोस्तों। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सम में आके वैल्यू स्टोर होगी। तो सम में लेट सम इक्वल टू, इसने क्या किया, ऐड नंबर्स, ये फंक्शन कॉल कराया ऐड नंबर्स। दोस्तों जैसे ही ये इस ऐड नंबर फंक्शन को कॉल कराएगा तो इस फंक्शन का, जैसे मेन का ये स्टेक में एक हमारा एक ब्लॉक हो जाता है मेमोरी का, वो चल रहा होता है। अब क्योंकि इसने ये वाला फंक्शन कॉल कराया तो इसके लिए एक और मेमोरी ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट होगा। तो आगे चलते हैं।
और आप देख सकते हैं यहाँ पे नया ऐड नंबर नाम का फंक्शन का एक ब्लॉक स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों यहाँ से ये सीधा आपको पता है यही बता रहा है कि अब हमें इस ऐड नंबर कोड ब्लॉक में जाना है और इस पे जो रिटर्न आएगा उसको यहाँ पे स्टोर करा देना है। ठीक है, वो इस सम के वेरिएबल्स में स्टोर करा देना है। तो इस कोड ब्लॉक को हम ढूंढेंगे, इस नाम का कोड ब्लॉक कहाँ पे है? तो दोस्तों इस नाम का कोड ब्लॉक यहाँ पे है ऐड नंबर्स में। और दोस्तों ऐड नंबर्स में पहले ही इसने आके एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे इसने एक्स वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें क्या वैल्यू स्टोर कराई, जो कि यहाँ से आई थी ए की वैल्यू। पहला ए था तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल में ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इसने एक्स क्रिएट किया और उसमें 10 वैल्यू स्टोर करा दी। फिर इसने वाई क्रिएट किया, उसमें वैल्यू कितनी स्टोर करा दी, 20, जो यहाँ से आई थी बी की वैल्यू। तो दोस्तों आपको पता है स्टैक में कोई भी वैल्यू कॉपी होती है। अगर यहाँ पे जो 10 है इसको कॉपी करके दूसरा 10 यहाँ क्रिएट होगा। ये दोनों एक नहीं है, ये दोनों अलग हैं, अलग अलग स्पेस दोनों को प्रोवाइडेड है और वैल्यू यहाँ पे आगे जाके कॉपी होती है। ठीक है, तो ये वैल्यूज यहाँ पे कॉपी हुई एंड देन यहाँ पे एक इसने तीसरा वेरिएबल बनाया रिजल्ट, जिसमें उन दोनों की वैल्यू को स्टोर किया। तो इसने रिजल्ट को स्टोर किया और फ्रेंड्स यहाँ पे इसने रिजल्ट को क्या कराया, इसने यहाँ पे रिजल्ट को रिटर्न करा दिया। आपको पता है यहाँ पे अगर कुछ ना लगाओ सेमीकोलन तो रिटर्न होता है। इसने रिटर्न कराया और रिटर्न होके वैल्यू कहाँ जाएगी, इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। तो सम वेरिएबल में आके इन दोनों का सम जो कि 10 + 20 30 था वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। एंड दोस्त यहाँ पे आते ही उसके बाद ये फंक्शन जो है आप देख रहे हैं ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, आगे इसने इसमें कुछ नहीं स्टोर कराया और ये फंक्शन यहाँ पे आके क्लोज हो गया दोस्तों। तो ये फंक्शन जैसे क्लोज होगा और ये वैल्यू यहाँ रिटर्न कर देगा, ये मेमोरी हमारी रिलीज हो जाएगी और फिर से ये यहाँ पे दोस्तों सम की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सम की वैल्यू यहाँ पे इसने 30 रिटर्न की और उसके बाद ये जैसे ही इसकी बाउंड्री यहाँ क्लोज होती है, ये स्कोप यहाँ इसका क्लोज होता है, तुरंत स्टैक की मेमोरी अपने आप रिलीज हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट जो है स्टैक का वो ऑटोमेटिक हो रहा है और इसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। जो पहले आएगा वो लास्ट में जाएगा। आपने लीफो सुना होगा, या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर जो वैल्यू इसमें ऐसे जाती है कि लास्ट में आएगी वो पहले निकलेगी। आप ऐसे समझ सकते हो एक प्लेट्स हैं, प्लेट्स को एक के ऊपर एक आपने रखी है, तो जो लास्ट में प्लेट रखोगे बंदा जब उठाने आएगा तो सबसे पहले उस प्लेट को उठाएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो ऑप्शन जो प्रोसेस होता है वो स्टैक फॉलो करता है। तो यहाँ पे मेमोरी को सेव कराने और डिलीट कराने का आप देख सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो फिक्स है, दैट्स व्हाई इट्स फास्ट। तो अभी आपके प्रोग्राम को अधिकतर मेमोरी स्टैक के द्वारा यूज की जाती है और उसको और फास्ट मेमोरी मेमोरी ढूंढने में और उसको डिलीट करने में, उसे एडिट करने में, आपका जब भी प्रोग्राम को मेमोरी की जरूरत होगी वो उसको ढूंढने में, क्योंकि अगर आपने अलग अलग जगह पे बहुत दूर दूर करा रखी हैं तो उसको ढूंढने में टाइम ना लगे, आपका प्रोग्राम और फास्ट चल सके, इसलिए ये आपका जो मेमोरी स्टोरेज का स्टैक प्रोसेस लेके आया। स्टैक जो होता है, स्टैक में जो मेमोरी होती है एक एरे की तरह फर्स्ट इन लीफो प्रोसेस लेके आया कि आपको प्रोग्राम को मेमोरी ढूंढनी ना पड़े, उसको पता है सबसे ऊपर से निकालनी है। आप मेमोरी रखते चले जा रहे हो लेकिन जब भी वो एक्सेस करने जाएगा वो सबसे ऊपर वाली प्लेट ही उठाएगा। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत फास्टली आपकी मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, बट ये सस्टेनेबल इतना नहीं है। लाइक काफी ज्यादा लंबी जब हो जाती है कतार, अगर आप स्टेक पे स्टेक लगाते चले जा रहे हो, इसलिए इसको काफी स्पेस छोटा रखा जाता है। तो ये सबसे नीचे की वैल्यू एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका यूज करने का भी एक लिमिटेड चीजों में हम यूज करते हैं जहां पे हमें इसे फास्ट तरीके से स्टोर कर सकें। बाकी हमें ज्यादा बड़ी स्टोरेज चाहिए और ज्यादा मेमोरी जब स्टोर करनी पड़ती है उसके लिए हम लोग हीप लेके आए कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, उसको मैं आगे बताने वाला हूं। तो आपको मैं बता दूं, इसलिए हर लैपटॉप की 2 से 3 MB की स्टोरेज ही स्टेक में दी जाती है, बट ये आपके प्रोग्राम को रन करना कितना फास्ट बता देता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इनके यूज केसेस अलग क्यों हैं और सबका अपना अपना काफी बड़ा रोल है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग आगे चलेंगे। अब मैं एक हीप का एग्जांपल लेके आया हूं। तो फ्रेंड्स इसी एग्जांपल में मैंने एक हीप का भी डाटा टाइप डाला है। तो दोस्तों जैसे था, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि मेन में आ गए थे, ए हमने डाला, बी डाला, सम डाला। अभी ये सम का वेट कर रहा है। ठीक है, अभी ये सम का वेट करेगा दोस्तों। सॉरी, मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को खत्म नहीं किया। हाँ, एक्चुअल में होता क्या है कि जब इसको यहाँ पे 30 रिलीज हो जाता है, सम इक्वल टू 30 आ गया है दोस्तों, उसके बाद ये यहाँ पे रिटर्न हो गया, तो अब अगली लाइन चलेगी मेन में। अगली लाइन क्या करेगी, सम को प्रिंट करा देगी, तो कुछ तो डाटा स्टोर नहीं होना, और जैसे ही ये अगली लाइन यहाँ पे क्लोज होगी आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। आपका प्रोग्राम क्लोज होते ही ये सारा स्पेस क्या होगा, रिलीज कर देगा। ये जितना भी स्टेज आपका स्टेक में था, आपका मेमोरी डाटा था, वो क्लोज कर देगा, क्योंकि इसके बाद आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सारी मेमोरीज को रिलीज कर देगा। तो ये था, आपको पता है कि जब तक आपका मेन वाला फोल्डर चलता है तभी आपका प्रोग्राम चलता है, उसको खत्म होते ही आपका प्रोग्राम जो होता है एंड हो जाता है। अब चलते हैं हीप का एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसी में हम लोग हीप डाटा टाइप भी डालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसमें हीप मेमोरी टाइप भी इंट्रोड्यूस किया है।
जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, जो भी प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं वो हमारे स्टैक में ही सेव होते हैं और जब भी हम उन्हें रीअसाइन करते हैं वो कॉपी होते जाते हैं। बट कुछ ऐसे डाटा, क्योंकि वो काफ़ी छोटे होते हैं, प्रिमिटिव टाइप हमारा U8, I32, ये सारे इनकी फिक्स स्पेस होती है और काफ़ी छोटे होते हैं। जैसे-जैसे हमें बड़े साइज़ के डाटा स्टोर करने होते हैं और जिनका साइज़ डायनामिक होता है, फॉर दैट हम लोग हीप मेमोरी यूज़ करते हैं। और अभी आप लोगों को समझ में आएगा एक्चुअली में हमें ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि स्टैक की हमारी 2 से 3 में एमबी मेमोरी ही मिलती है, ठीक है? उसको अगर हम लोगों ने बड़े डाटा टाइप में खर्च कर दी तो वो ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा, जो हमारी रीज़न था 2 अलग तरीके की मेमोरी यूज़ करने का। टू मेक आवर प्रोग्राम फास्ट, स्टैक मेमोरी का मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें ढूँढना, आप कहाँ से उठा के ला रहे हो, फिर कहाँ सेव कराने जा रहे हो, बार-बार का पछड़ा ना हो। तो हम लोगों ने एक लाइक होता नहीं, मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कि अगर आपने अपने स्कूल्स में देखी होगी, अगर टीचर ने कॉपी बाँटनी है, ठीक है? एग्ज़ाम से पहले कॉपियाँ देनी होती थी, तो वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर बंदे को लाइन से कॉपियाँ देता चला जाता था। बट अगर क्वेश्चन पेपर्स आते थे, उसमें पता होता था कि हाँ भाई, किस बंदे का रोल नंबर वाइज़ क्वेश्चन पेपर क्या है, क्या देना है, कैसे डिवाइड करना है। उसमें उन्हें टाइम लगता था कि हाँ, अगल-बगल वाले का क्वेश्चन पेपर सेम ना हो जाए। अगर उन्होंने 2-3 तरीके के क्वेश्चन पेपर बना रखे हैं, तो उनको डिसाइड करना है ना कि एक छोड़ के हर साइड से क्वेश्चन पेपर डिफरेंट हो। फॉर दैट उनको काफ़ी टाइम लगता था। उनको ढूँढना पड़ता था, इस बंदे को कौन-सा दें, इस बंदे को कौन-सा दें, कहाँ से कौन-सा बंदा बैठा है। बट कॉपीज़ सबकी सेम होती थी, तो फटाफट देते चले जाते थे। वही प्रोसेस जो कॉपी बाँटने का था, कॉपियाँ बाँटने का प्रोसेस अगर आपका 10 सेकंड में या फिर 1 मिनट में हो रहा है, तो क्वेश्चन पेपर बाँटने का 10 मिनट में होता था दोस्तों। दैट्स द पॉइंट, ठीक है? कि आपका फिज़िकल रिसोर्स तो फास्ट है, रैम बहुत फास्ट है, बट उसमें भी आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, डाटा पिक करने की, डिलीट करने की, अपडेट करने की, इस जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं, वो इसको फास्ट एंड स्लो बता देते हैं। अब क्योंकि उसकी एक लिमिट है उसको फास्ट बनाने की, कि आप किसी बंदे को लंबा थोड़ी ना बढ़ा सकते हो, एक रो में सारे काफ़ी सारे बच्चे हैं, तो उस सारी लिमिट्स को आपकी एक लिमिट होती है उस प्रोसेस को, तो इसलिए हमने एक हीप मेमोरी टाइप लेके आए हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ हीप मेमोरी कैसे काम करती है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, कि आपके स्टैक में जहाँ पे हीप मेमोरी यूज़ होनी है, जो डाटा टाइप है, वहाँ पे हीप में जो आपका जो स्टोरेज वैल्यू है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी है, वो आपके स्टैक में नहीं आ सकती, बट उसका एड्रेस तो आ सकता है। तो आपको मैं अगर एग्ज़ाम्पल से दिखाऊँ पहले, तो हम लोगों ने यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल होता है, सबसे पहले मेन आया, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, देन सम आया, एंड सम एक फंक्शन को कॉल कर देगा ऐड नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब ऐड नंबर के अंदर आ गए, हमने एक्स दी और वाई की वैल्यू दी, एक्स इक्वल टू 10, वाई की वैल्यू 220 दी। देन देयर आर हीप वैल्यू टाइप 2, लेट हीप वैल्यू टाइप 2, हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, एंड यहाँ पे जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स सिंटैक्स है, ये हमें हेल्प करता है कि हमें जो भी डाटा स्टोर करना है, वो हम हीप मेमोरी में जाके स्टोर करें। तो दैट्स व्हाई हम लोगों ने यहाँ पे बॉक्स यूज़ किया। अब इसके अंदर जो वेक्टर है, ये आपको पता है, ये डायनामिक मेमोरी होती है। तो ये वेक्टर की मेमोरी डायनामिक होगी, कि इसमें कितना बड़ा साइज़ देना है, ये हमें नहीं पता होता है। दैट्स व्हाई हम इसे स्टोर करते हैं हीप में, कि कल को स्टैक ओवरफ्लो का एरर ना आए। अब ये स्टोरेज इसने कहाँ पे स्टोर करेगा? हमने बॉक्स लगाया, तो बॉक्स सुनते ही ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट जो हमारे रश प्रोग्राम को रन कर रहा है, वो इसको उठा के डालेगा हीप में। वो इसको हीप में डालेगा और उसको उसके सामने एक एड्रेस देगा। हीप मेमोरी के एड्रेसेस कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है ना हीप का। स्टैक का 1-2 एमबी फिक्स है, बट हीप के लिए तो जीबीज़ में होता है, तो उसकी मेमोरीज़ के पॉइंट बहुत सारे होते हैं। तो उनको हम एक ऐसे नाम, सिंपल नाम नहीं दे सकते। इसलिए उनके जो स्पेसेस हैं, जो उनका जो एड्रेस होता है, वो ऐसे काफ़ी बड़े-बड़े उनके नाम होते हैं, सिंटैक्स होता है। ठीक है? तो एक इसने यहाँ पे नाम दिया उसको, ये जो एड्रेस है उसके सामने मेमोरी डाल दी, और वो एड्रेस उठा के यहाँ पे जो वेरिएबल बनाया था हीप वैल्यू 2, उसमें पुट कर दिया, क्योंकि एड्रेस तो एक छोटा-सा होगा, वो काफ़ी कम स्पेस खा रहा होगा। अब दोस्तों, जब भी प्रोग्राम इसको यूज़ करने जाएगा या फिर इसको प्रिंट कराने जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमें यहाँ पे प्रिंट कराना है हीप की वैल्यू 2 एंड ये, तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ से उठाएगा, देखेगा ये एड्रेस है। ये आएगा यहाँ पे, देखेगा ये एड्रेस है। तो ये उस एड्रेस पे जाएगा, उस वैल्यू को रीड करेगा और यहाँ पे प्रिंट करा देगा। ठीक है दोस्तों? दैट्स व्हाई ये हीप का मेमोरी ऐसे मैनेज होती है। ठीक है? और हीप की मेमोरी फ्लेक्सिबल होती है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, आपको जितनी चाहिए यूज़ करो। बस रैम से बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि आप 8 जीबी से ज़्यादा यूज़ कर ले रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम से आप डिमांड कर सकते हो, और वो आपको प्रोवाइड करता रहता है। एंड दोस्तों, जैसे फिर उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट हम लोग रिटर्न मार देंगे। रिजल्ट क्या था हमारा? 30 था। वो हमारा कहाँ आके सम में स्टोर हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये वाला जो सारा मेमोरी है, आपको पता है ये फंक्शन जैसे क्लोज़ होगा, ये सारी मेमोरी रिलीज़ हो जाएगी, और जैसे ही ये सारी मेमोरी रिलीज़ होगी, ठीक है, ये एड्रेस डिलीट होगा, तो उसके अंदर की वैल्यू भी डिलीट कर देगा, क्योंकि रस्ट ने ऐसा कर रखा है। रस्ट के ऐसे रूल्स हैं, बट सी में ऐसा नहीं होता था। दैट्स व्हाई सी के प्रोग्रामर काफ़ी परेशान थे, रन टाइम काफ़ी एरर आती थी। उनको यहाँ पे डायरेक्ट मैनुअली आके लिखना पड़ता था, इस प्रोग्राम के आगे, सॉरी, इसके आगे इसको लिखना पड़ता है। जैसे इनको यहाँ पे प्रिंट कराने के बाद यूज़ नहीं है, ठीक है? अब जब ये प्रोग्राम बंद होगा, तब तो हीप सारी अपने आप डिलीट हो जाएगी। बट आगे प्रोग्राम काफ़ी लंबा भी चलना है, तो हीप वहाँ पे पड़ी रहेगी। तो उनको यहाँ पे ड्रॉप लिखना पड़ता था, कि इस वैल्यू को ड्रॉप करो, इस वैल्यू को डिलीट करो, वो सारी मैनुअली लिखना पड़ता था।
ठीक है, लिखना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट क्योंकि ह्यूमन एरर्स होती हैं, बंदा लिख रहा है ना, मशीन तो है नहीं, कुछ अगर छूट गई हीप्स तो वो वहां मेमोरी लीक हुई पड़ी होती है। आपका उतना रैम, मान लो 10 बाइट या 20 बाइट या 400 बाइट का रैम आपका वहां पे पड़ा हुआ है फालतू का, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा। दैट्स वाई ये रस्ट की लैंग्वेज वो प्रोग्राम्स लाए। सी प्रोग्रामर ही था जो सी से काफी परेशान था, इस सारी एरर से काफी परेशान था। दैट्स वाई ही हैज क्रिएटेड द रस्ट लैंग्वेज। उसमें क्या है, रूल है कि जैसे ये प्रोग्राम क्लोज होगा, हीप के अंदर की मेमोरी भी अपने आप रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसको मैनेज करना काफी ईजी है। इस पे हम लोग काफी अच्छे से अगले लेक्चर में, क्योंकि हम लोग रस्ट की एक बेसिक सीरीज लेके चल रहे हैं, वहां पे मेमोरी मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि ओनरशिप, उसको बहुत अच्छे से डीप में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या होगा, उसने वहां पे 30 रिलीज की और वो फंक्शन वहां से, ये जो फंक्शन यहाँ था, ये हीप की वैल्यू थी, सारी डिलीट हो गई। ठीक है, और उसने आके यहाँ पे सम की वैल्यू में 30 स्टोर करा दिया। हम आगे बढ़ेंगे, फिर से हमने एक हीप की वैल्यू यहाँ पे बनाई। आप देख सकते हैं हीप वैल्यू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड, इस बार हम लोगों ने स्ट्रिंग ली। अब जब ये फिर से हीप की वैल्यू आएगी, ये हमने हीप की वैल्यू क्या करेगा, आपको पता है ये स्ट्रिंग है, तो ये हीप वैल्यू आपका जो इन्वायरमेंट है वो जाके हेलो वर्ल्ड यहाँ सेव कराएगा, उसके आगे एक एड्रेस देगा, उस एड्रेस को हीप वैल्यू के आगे आके स्टोर करा देगा एज दिस फंक्शन वर्क्स। आप देख सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये प्रिंट करा देगा सम और प्रिंट करा देगा हीप वैल्यू। आप देख सकते हैं कि इसके बाद ये सारी चीजें प्रिंट करा देगा, एंड उसके बाद ये हमारा मेन प्रोग्राम क्लोज हुआ और हमारा प्रोग्राम क्लोज होगा, और सारी ये वैल्यूज जो जो भी स्टोरेज था वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे वापस मांग लेगा और सब कुछ डिलीट करके रैम को फ्री कर देगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की इस वीडियो में बहुत बेसिक से आपको कैसे प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, हीप और स्टैक का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, क्योंकि फॉर बिगनर ये काफी एडवांस टॉपिक हो जाता है और वो काफी कंफ्यूज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं जानता हूँ दोस्तों आपको ये चीज एक बार में समझ नहीं आएगी, आपको ये प्रोग्राम्स बार बार बनाने पड़ेंगे ऐसे हीप की वैल्यू लेके, एंड देन उनको रन करा के, और ऐसा एक फ्लो डायग्राम अपने पेपर पे आप लिख के, आप बार बार इसे लिखो, 2-3 बार ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ, उनमें हीप भी डालो, सब कुछ डालो, उसे लिखो, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। और इस वीडियो को जरूर एक बार और रिपीट करें, मैं कहूंगा इस वीडियो को प्लीज एक बार और रिपीट करें, तब आपके ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठेंगे दोस्तों। और अगर ये एक बार माइंड में बैठ गए तो आपके इंटरव्यूज में, ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काफी हेल्प करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर मेरा वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।